चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चे चार्ज। क्या शुरू करने वाले हैं? जैसे कि रिसेंटली ना हमने एक चैप्टर फिनिश किया डेविंचर, एक चैप्टर फिनिश किया डिपॉजिट। ठीक है ना? अच्छा, दोनों में ये चार्ज बार बार आ रहा था और आके हमें परेशान कर रहा। हाँ। तो आज हम समझेंगे सर ये चार्ज है क्या बच्चे। बहुत सिंपल है, सिंपल सा है। कुछ सेक्शन है, 10 सेक्शन पढ़ेंगे। इसमें कितने सेक्शन पढ़ेंगे? सेक्शन 77 से लेकर 87 तक। अगेन कोई बहुत ज्यादा टिपिकल सेक्शंस नहीं है, बट इंपॉर्टेंट तो है सर ये चैप्टर। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ना एक कॉन्सेप्ट सुनिए बच्चों। क्या सुनते हैं इसका? कॉन्सेप्ट। ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना सिचुएशंस के साथ। अगर मैं बात कर रहा हूँ सर चार्ज की, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे है कंपनी। क्या है बेटा? कंपनी। ठीक है। अब कंपनी की ऑब्वियस सी बात है, क्या होंगे? कुछ एसेट्स, या यू कैन से सम प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, लॉ तो ये भी अलाउ करता है कि कंपनी अपनी होल्डिंग सब्सिडरी के एसेट्स एंड प्रॉपर्टी में भी चार्ज क्रिएट कर सकती है। करता है कि नहीं करता? आपने पढ़ा था ना? या कंपनी क्या कर रही है साहब? कंपनी इशू कर रही है डिवेंचर। क्या इशू कर रही है? अच्छा, या फिर कंपनी एक्सेप्ट कर रही है क्या बच्चे? डिपॉजिट। या फिर कंपनी टुक अ लोन, राइट, फ्रॉम बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है? अच्छा। और यहाँ पे ना, ये जितने भी सिचुएशंस हैं, कंपनी चाह रही है या जो लैंडर्स हैं वो चाह रहे हैं ये सिक्योर्ड हो जाए। क्या हो जाए? सिक्योर्ड का मतलब सर, अगर इन फ्यूचर कंपनी, राइट, लिक्विडेशन में चली जाती है या फिर कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग है, ऐसी परिस्थितियों में हमारा पैसा डूबे ना, हमारा पैसा बच जाए। कंपनी यानी कि जो लेंडर है वो चाह रहा है, इसलिए हम चाह रहे हैं डिवेंचर इशू करें सिक्योर्ड वाले, इसलिए हम चाह रहे हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करें सिक्योर्ड वाले, और लोन लें सिक्योर्ड वाला। ठीक है। तो सर कहते हैं कंपनी को अगर सिक्योर्ड करना है तो इसके लिए अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ना क्रिएट करना पड़ेगा चार्ज। क्या क्रिएट करना पड़ेगा बच्चे? चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। भाई चार्ज ना तुमने सुना होगा बचपन में, इन फॉर्म ऑफ मॉर्टगेज, इन फॉर्म ऑफ प्लेज होता है। क्या होता है बेटा? मॉर्टगेज के फॉर्म में होता है या फिर प्लेज के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? प्लेज के फॉर्म में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सर ये जो प्लेज है, ये जो मॉर्टगेज है ना, ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज के ऊपर। जैसे मॉर्टगेज जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के टर्म्स में यूज किया जाता है। किसके टर्म्स में? इमूवेबल प्रॉपर्टी। और जो प्लेज है वो किया जाता है किसके बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टी। अब समटाइम मूवेबल प्रॉपर्टी बेटा आपकी स्थिर भी हो सकती है और फ्लोटिंग भी हो सकती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बेटा जो हम चार्ज पढ़ रहे हैं ना, कि चार्ज के भी दो टाइप्स हो जाते हैं। चार्ज के कितने टाइप्स हो जाते हैं? दो टाइप्स। बताओ भाई अर्नब, कितने टाइप्स होते हैं इसके? नाम बताओ। फिक्स चार्ज। ये क्या होता है बच्चे? फिक्स चार्ज जनरली फिक्स एसेट्स के ऊपर होता है, जो एसेट स्थिर है। क्या है बेटा? स्थिर है। जैसे बिल्डिंग है, ये चेंज होगी क्या? नहीं सर, इसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स एसेट्स। तो इस पे भी जो चार्ज क्रिएट करूंगा वो क्या हो जाएगा? अच्छा सुनो, मैं ना स्टॉक बेच रहा हूँ। क्या बेच रहा हूँ? स्टॉक बेच रहा हूँ, स्टॉक बना रहा हूँ। यानी कि सुनो, स्टॉक तो चेंज हो रहा है ना यार। गुड्स बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ, फिर बना रहा हूँ, फिर बेच रहा हूँ। दैट ये एसेट स्थिर नहीं है, ये फ्लोट कर रही है। क्या कर रही है? फ्लोट। तो सर फ्लोटिंग एसेट्स के ऊपर अगर मुझे चार्ज क्रिएट करना हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में बनता है, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स चार्ज। दैट मींस कौन से सरकमस्टांसेस हैं जहां पे जो फ्लोटिंग चार्ज है ना, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? फिक्स चार्ज। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, पढ़ाऊंगा आपको। तो जनरली क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे कंपनी अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या कर रही है बेटा? चार्ज क्रिएट कर रही है। क्या क्रिएट करेंगे? चार्ज क्रिएट कर रही है, सो दैट कि जो भी उसने डिवेंचर इशू करे हैं, जो भी उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हैं, या जो भी लोन्स वगैरह लिए हैं, वो सिक्योर हो जाए। क्या हो जाए बेटा? और इन फ्यूचर में अगर कंपनी अनेबल टू पे डेट्स हो जाए, उस पर्टिकुलर स्थिति में हम एसेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक सिचुएशन रिगार्डिंग चार्ज। समझे? कॉपी
डन। चार्ज का बेसिक आइडिया समझ आया कि हम चार्ज जनरली क्यों क्रिएट कर रहे हैं। हाँ जी। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। ये लिखना सबने एवरीवन। ठीक है, अभी तो देखो कुछ इंट्रोडक्शन है इसका, जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं वैसे तो। अच्छा, अभी आई थिंक तुम्हारे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट शायद डिलीट हो गया है जेआईजेल में से, है ना? बैड लक। खैर जो भी है, देखो यार, अ चार्ज इज अ फॉर्म ऑफ क्या है बेटा? किसके लिए? अंडर द सर्टेन प्रॉपर्टी इज एग्री टू बी चार्ज। कहते हैं इट इज अ राइट क्रिएटेड बाय कंपनी ऑन इट्स एसेट्स और प्रॉपर्टीज और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इन फेवर ऑफ क्या बेटा? या फिर बैंक या कोई और लेंडर्स, ठीक है, विच हैज एग्री टू एक्सटर्नल फाइनेंशियल असिस्टेंस। मतलब आप लोन देने चाह रहे हैं, आप कौन हो गए? लेंडर। बोरोवर क्या करता है? अपनी एसेट्स पे आपके बिहाफ में चार्ज क्रिएट कर देता है। ये आपके लिए सिक्योरिटी है। क्या आपके लिए बेटा है? वैसे देखो क्या लिखा हुआ है। कहता है चार्ज मे बी क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिंग लोन एग्रीमेंट, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट, मॉर्टगेज डीड और एनी अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट। मतलब चार्ज क्रिएट करने के लिए आप क्या बना सकते हो बेटा? कोई लोन एग्रीमेंट बना सकते हो। हाइपोथिकेशन का मतलब होता है गिरवी रखने वाला, जो मॉर्गेज प्लेज वगैरह, इसको हाइपोथिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरली प्लेज में ना मोस्टली टाइम हाइपोथिकेशन वर्ड यूज होता है, ठीक है। या फिर मॉर्गेज डीड आपने डीड बना दिया आपने, सॉरी, या कोई भी ऐसा सिमिलर डॉक्यूमेंट आपने बनाया है जिससे क्या होगा बेटा? हम मान लेंगे आपने चार्ज क्रिएट किया हुआ है, विच द बोरोविंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इन फेवर ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशनल बैंक। सर क्या होता है ना, हमने चलो लोन एग्रीमेंट बना के रख लिया, नहीं, कंपोजिट क्या था, आपने अगर लोन एग्रीमेंट बना रखा है, अगर आपने दैट इज, ये क्या कहते हैं इसको, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट बना रखा है, तो यार इसको ना रजिस्टर्ड कराओ। क्या कराओ? इसको रजिस्टर्ड कराओ एज ए चार्ज। सॉरी, क्या कराओ इसको बेटा? रजिस्टर करो। क्या करो? रजिस्टर्ड करो एज अ चार्ज। हाँ भाई, ठीक है, तुमने लोन एग्रीमेंट बनाया है, बट हम कैसे मान लें वो चार्ज है? आपने हाइपोथिकेशन जो एग्रीमेंट है वो क्रिएट किया, हम कैसे मान लें वो चार्ज? तो आप जब कंपनी डेट के हिसाब से उसको रजिस्टर्ड करोगे, किसके हिसाब से बेटा? कंपनी डेट के हिसाब से रजिस्टर्ड करोगे, तभी वो क्या बनेगा बेटा? चार्ज बनेगा। उससे पहले वो चार्ज नहीं है। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 77, जो बेसिकली इस पूरे सिनेरियो को डिफाइन करता है। अच्छा, ये तो हो गया जनरल मीनिंग। क्या हो गया बेटा? जनरल मीनिंग चार्ज का। जनरल मीनिंग समझते हो? जनरल मीनिंग का मतलब क्या है? जो एक कॉमनली डिफाइन किया गया है, लॉ के हिसाब से नहीं। अब देखो क्या लिखा, मीनिंग ऑफ चार्ज एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, एक लॉ है बेटा जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को कवर करता है। किसको कवर करता है? सुनो, आपको बताता हूँ बेसिक आइडिया, कॉन्सेप्ट। सर मान लो मैं ना ट्रांसफर कर रहा हूँ ऑफ प्रॉपर्टी। क्या कर रहा हूँ? ट्रांसफर कर रहा हूँ प्रॉपर्टी। बच्चे, ट्रांसफर का मतलब बेसिकली जो मैं बताऊँ आपको, वो है सोल्ड आउट। क्या है? अच्छा, आप ना ये प्रॉपर्टी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी मूव। और एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी विच कैन इजीली मूव, जो इजीली क्या हो सकती है बेटा? मूव हो सकती है। गेटिंग और नॉट? कहता है सर, इफ यू आर ट्रांसफरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको फॉलो करना पड़ेगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 19 सॉरी 1882। 1882 है ना? क्या? कौन सा एक्ट बेटा? 1880। सर वहीं पे अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, तो फिर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, फिर अप्लाई होता है क्या? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा। क्या बोलते हैं इसको? 1930। समझ रहे हो? तो सर हमें ही कह रहा है कि जो टोपा एक्ट है, टोपा बोलते हैं इसको, ये ए भी तो है उल्लू। एक बार क्या हुआ, हम एग्जीक्यूटिव में, आज भी याद है, एग्जीक्यूटिव में थे, मैं क्लास में थोड़ा लेट हो गया, रिसेप्शन वाली मैम, स्टूडेंट मैम्स मेरी बड़ी बनती थी, अच्छी थी काफी।
ठीक है, उसने फिर फीस को भी डिस्काउंट किया था, तो हम जैसे ही पहुंचे, तो तुरंत लेट आ रहे, मतलब टू पैक स्टार्ट हो गया, मुझे ऐसे ही आ गया, मैं क्या बोल रही हूँ। राइट, तो तब से मुझे ना मुझे पहले नहीं पता था इसको टू पैक बोलते हैं, तो मुझे बाद में पता था, अच्छा टू पैक बोलते हैं। मैंने कहा, कौन सा एक दूसरा हो गया। टू पैक मैं पूरा फुल फॉर्म करी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, पता है आधी लॉ की नॉलेज हो गई थी उसको। जो रिसेप्शन पर मैम बैठते थे ना, उनको आधी लॉ की नॉलेज हो गई थी, सारे सीएस के बच्चों से गिरी हुई होती थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना बताना, तो 90% तो उसको समझ ही आ गया होगा लो, मैं कहा तुम भी एग्जाम दो, मैं पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली सिचुएशन। तो समझ में आए इसको टू पैक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिसेप्शन वाले हमने बोला। अच्छा देखो ध्यान से, कहते तो चार्ज कहाँ डिफाइंड है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1880, तो क्या बोल रहे हैं, आगे देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 100, बस बस बस, ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, देखो क्या लिखा हुआ है, where an immovable property of one person is by act of क्या बेटा, parties या ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब भाई किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के थ्रू ट्रांसफर होगी ना, दैट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। कहते हैं मेड सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ क्या बेटा, मनी टू अनदर फॉर ट्रांजेक्शन डज नॉट अमाउंट टू मॉर्गेज। कहते हैं अ लेटर पर्सन इज सेड टू बी चार्ज ऑन प्रॉपर्टी एंड ऑल प्रोविजन अप्लाई ऑफ सिंपल मॉर्गेज एज मे बी अप्लाई एज टू चार्ज, मतलब ये क्या कह रहा है सर, अगर आप किसी व्यक्ति के फेवर में क्या कर रहे हो बेटा, कोई सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो, क्या क्रिएट कर रहे हो, किसमें, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, उस सिक्योरिटी को हम जनरली क्या बोलेंगे बेटा, चार्ज बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो केस लॉ है, क्या है, इन कैंट एंड ससेक्स सॉमिल्स लिमिटेड, ठीक है, इट वाज हेल्ड दैट बाय द कोर्ट whether a particular transaction is charged or not determined not by form in which it was took by looking the substances of it, मतलब इसको कैसे बनाया है, इसको जी देखेंगे, किसको देखेंगे बेटा, उसके सब्सटेंसेस को चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, नो अ डॉक्यूमेंट इज गिवन इन फॉर्म ऑफ क्या बेटा, असाइनमेंट, if in reality it is instrument creating the security and registration as a charge cannot be invaded, मतलब कह रहा है सर, अगर आपने कोई सिक्योरिटी क्रिएट किया है, क्या क्रिएट करा बेटा, और उसको रजिस्टर्ड करा एज अ चार्ज, ठीक है, तो उसको हम जनरली क्या कंसिडर कर सकते हैं बड़ी, चार्ज, वो इन्वेडेड मतलब गलत नहीं है। कंपनीज एक्ट पे डिफाइन करता है सेक्शन 2 क्लॉज 16, कौन सा सेक्शन है बेटा ये, सेक्शन 2 क्लॉज 16, जो चार्ज को डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है बेटा, देखो क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है, कहता है चार्ज एक इंटरेस्ट है या एक लियन है, लियन मतलब जानते हो, लियन मतलब जैसे मान लो मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, सपोज मान लो पहले हिंदी फिल्म में ना मंगलसूत्र गिरवी रख दी, तो मैंने अपना मंगलसूत्र उतारा किसको दे दिया, वो सुनार वाले अंकल जी को, अब वो जो व्यक्ति है, वो प्रॉपर्टी मेरे पास है उसके पास है, दैट इज लियन, क्या बोलेगा इसको, लियन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जैसे मान लो मुझे लग रहा है कि मुझे पैसे चाहिए, लेट्स मैंने घड़ी अंजलि के पास गिरवी रख दी, मैं कह 100 रुपए दे, राइट, अंजलि के पास ये मेरी घड़ी है, यानी कि अंजलि के कब्जे में है, दैट इज लियन, क्या बोलते हैं उसको। या फिर मैंने कहा अंजलि घड़ी मत लो यार, एक काम करो मैं तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट कर देता हूँ उस पे, अगर पैसे नहीं दूंगा तो उसको बेच देना, तो मैंने इसको दिया क्या, नहीं ये मेरे पास है, पोजीशन किसके पास है, मेरे पास, राइट, तो इंटरेस्ट किसका है, अंजलि का, अगर मैंने इसके पेमेंट नहीं दिए तो इसको बेच के क्या करेंगे, उसको रिकवर कर लेंगे, दैट इज इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट, ठीक है। क्रिएटेड ऑन दी प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ कंपनी, यानी कि आपने इंटरेस्ट या लेन क्रिएट करा है किसके फेवर में बेटा, सॉरी किसी लेंडर के फेवर में, किसके ऊपर, कंपनी के एसेट और प्रॉपर्टी, और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग बोथ एज अ सिक्योरिटी और इंक्लूड क्या बेटा, मॉर्गेज को चार्ज बोलते हैं, तो सुनो क्या कह रहे हैं, कोई इंटरेस्ट, कोई लेन, किसके ऊपर, कंपनी के एसेट्स प्रॉपर्टी या अंडरटेकिंग के ऊपर या दोनों के ऊपर, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, चार्ज, तो चार्ज इंक्लूड किसको कर रहा है, मॉर्गेज को, तो अगर आपने मॉर्गेज किया हुआ है वो भी क्या है बेटा, समझ में आए, नहीं आए, पक्का, श्योर, लॉक कर दे, ठीक है, इसको लिख लेना था।
मेरा दोस्तों, तो एक आइडिया तो आपको शायद लग गया होगा चार्ज क्या होता है ना? अब यहाँ पे ना इसको डिफाइन किया है इन्होंने, इंटरेस्ट को और लियन को। किसको बेटा? इंटरेस्ट को और लियन को डिफाइन किया हुआ है, ध्यान सुनना प्लीज। सबसे पहले इंटरेस्ट मीनिंग, इंटरेस्ट एज अ ब्लैक लॉ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी है बेटा जिसमें बहुत सारे लीगल टर्म्स को क्या करा गया है, डिफाइन। तो कहते हैं लीगल शेयर इन समथिंग, मतलब आपका ना लॉफुल शेयर है किसमें, इसी चीज में, तो दैट इज योर इंटरेस्ट। कहते हैं ऑल और पार्ट ऑफ लीगल और इक्विटेबल क्लेम टू और राइट एंड प्रॉपर्टी राइट और टाइटल ऑफ इंटरेस्ट collectively in word include aggregations of the right, privilege, power, and immunities. Distributively, it refers to the anyone right, privilege, power, and immunity. मतलब किसी चीज में आपके पास क्या राइट है, इंटरेस्ट माना जाएगा, प्रिविलेज है, इंटरेस्ट माना जाएगा, पावर है, इंटरेस्ट माना जाएगा, या फिर कुछ इम्यूनिटी आपको मिली है। जैसे सपोज मान लो मैंने आपको बोला कि यार कभी भी इनसे रोड आ जा सकते हो एनी टाइम, दैट इज आई गिव यू अ इम्यूनिटी। मैंने आपको क्या दी बट, दैट मीन्स आई क्रिएट अ राइट इंटरेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपके लिए। ठीक है, जैसे मान लो पार्क है, उस पार्क में स्टूडेंट्स को आना जाना अलाउड है। ठीक है, उनको एक इम्यूनिटी दी गई है, आपसे कोई चार्जेस वगैरह नहीं ले जाएगा, आप जा सकते हो, आ सकते हो, बैठ सकते हो, राइट। दैट इज आपको एक इम्यूनिटी दी गई है कि आप इस पर्टिकुलर पार्क में एंटर कर सकते हैं विदाउट एनी फीस। आपका हमने क्या क्रिएट कर दिया, या फिर आपके पास कोई पावर क्रिएट कर दी है। क्या क्रिएट कर दी है, पावर। अच्छा सुनो, बेसिकली अगर किसी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, तो उसके प्रेमिसेस में जाना, दैट मीन्स आई हैव अ पावर कि मैं उस प्रेमिसेस में जा सकता हूँ, विजिट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर सर्विस चार्ज लिया हुआ है। दैट इज माई इंटरेस्ट। जैसे मान लो हमारे एक फार्म हाउस है, हमारे क्या बेटा एक फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस में क्या है ना, बहुत सारे लोग आते हैं, बर्थडे पार्टी वगैरह करते हैं, घूमने आते हैं, राइट, फैमिलीज के साथ आते हैं। अब मान लो उन्होंने ना हमें पैसे दिए एक दिन के लिए, राइट। अब उस एक दिन के लिए वो फार्म हाउस किसका है, उनका। क्या हमेशा के लिए, दैट उन्होंने कुछ पैसे देके पावर हासिल कर लिया है कि एक दिन के लिए वहां पे उनका स्टे रहेगा, और उस समय कोई और उनको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। दैट इज इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, इंटरेस्ट। समझ में आ रही है बात, बोलो। जब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ क्या अपनी एसेट्स, नहीं, उस पे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा, समझे? तो ऐसे ही बेटा लेयर है, एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है नॉट या फिर बाइंडिंग। दैट वाज बॉट इन अ ब्रिटेन एंड फ्रेंच लैंग्वेज ड्यूरिंग द नॉर्मल कॉन्सेंट इन 1066, मतलब पर्टिकुलर टाइम में होता होगा। इट इज अ लीगल राइट्स या फिर इंटरेस्ट है दैट अ क्रेडिटर्स, कौन बेटा, हैज इन अनदर प्रॉपर्टी लास्टिंग यूजिंग अंटिल डेट। ऑब्वियसली बात है, जब तक उधार पे ना हो जाए तब तक आपका उसमें क्या है बेटा, अधिकार है। क्या है, अधिकार है, दैट इज लियन। क्या बोलते हैं बेटा वो? अच्छा, एक बार मैंने उधार दे दिया, उधार चुका दिया, उसके बाद आपका राइट रहेगा क्या उसमें? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, सी देयर आर सम क्वेश्चंस, जैसे सॉरी केस लो के सारा, क्या है, सारा डंबल वर्सेस जगन्नाथम एंड ब्रोज। ठीक है, तो कहते हैं it was held that holding of land in a secured creditors, and if it is land is statutory, together his claim need not to be registered under the erstwhile section 125 of the Companies Act 1956। क्या कह रहा है बेटा, अगर किसी क्रेडिटर का हमने क्या क्रिएट करा है, लेन, और वो लेन क्या है बेटा, स्टैचुरी है, मतलब लीगल है, तो फिर आपको उसको रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है सर, फिर भी वो लीगल माना जाएगा। हाउएवर एज पर दिस सेक्शन और सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इट इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द चार्ज विद द रजिस्टर। मतलब सुनो, 1956 में रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं थी, बट जो नया कंपनीज एक्ट है वो क्या कह रहा है बेटा, आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं किया तो उसकी कोई वैलिडेशन नहीं होगी।
समझ में आ रही बात? फिर अगला केस है बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस रुस्तम फकीर जी, राइट, काबा जी, ठीक है। तो इस केस में क्या कह रहा है, इट वॉज हेल्ड दैट नेगेटिव लेन लाइक any other type of layer is merely an assurance to keep the property unencumbered and does not amount of right to sale. As per the inclusion definition of the charge, such type of lien shall be included. मतलब आपके बेहाफ में हमने लेन क्रिएट करा है, इसका मतलब ये नहीं आपका बेचने का अधिकार आ जाएगा। यू डोंट हैव अ राइट टू सेल। आप सिर्फ उसको कब्जे में रखोगे अनटिल अनलेस आपका डेट पे ना हो जाए। जिस दिन डेट पे हो जाएगा उस दिन आपके उस प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है। अब सर एसेंशियल क्या है, एसेंशियल फीचर क्या है भाई, क्लॉज क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एग्रीमेंट, ये तीन चीजें होनी चाहिए बेटा किसी भी चार्ज के लिए। पहला क्या, पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर मतलब भैया जिसके चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरा क्या होना चाहिए आपके बीच में, एक एग्रीमेंट। समझ में आया? सी, ये है बेटा चार्ज के कुछ टाइप्स। क्या है जी कुछ, मेनली जनरली दो टाइप्स होते हैं बेटा इसके। पहला फिक्स चार्ज, दूसरा चार्ज। बट यहाँ सुनो ध्यान से, क्या रहा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज तो दो है, फिक्स चार्ज और ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस अगर मैं बात करूं तो परिपासो चार्ज, एक्सक्लूसिव चार्ज और फर्दर चार्ज। बेसिक टर्म्स है, क्या है विल अंडरस्टैंड। तो आइडिया बेसिकली है सर, फिक्स चार्ज होता है, फ्लोटिंग चार्ज होता है, परिपासो चार्ज होता है। परिपासो वर्ड पढ़ा आपने कभी? हाँ, इक्वल राइट्स मिलता है शेयर होल्डर। कहाँ पढ़ा था ये? शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, राइट। ओके, डेबेंचर में ही पढ़ा था आपने। ओके, ठीक है। इधर देखो, दिमाग के नस दब गई है। हमारी कॉपर हमारी वही अच्छी लगी। तो पता है, तो क्या, बचपन में पढ़ा था हमने, वो निर्जीव होता है। नहीं पता, एक ना यूट्यूबर है फेतर करके, वो बातें करता है चीजों से, वही है ये। तो मेंटल डिसऑर्डर होता है। नहीं, वो बातें करता है और वो एक ऐसा क्रिएटर जिससे वो बात कर रहे हैं। शिंजोमेनिया। मतलब कुछ टमाटर आलू क्या कुछ अरे अरे यार वो तो वीडियो क्रिएट करता है। अरे लल्लू लाल करता है भाई। अच्छा, प्रॉपर्टी के दो टाइप होते हैं, एक क्या होती है, फिक्स प्रॉपर्टी, ओए बस, या फिक्स एसेट्स, ठीक है। एक होती है फ्लोटिंग एसेट्स। क्या होती है बेटा? अब सर फिक्स एसेट्स मतलब जैसे कि हमारे कंपनी में कुछ मशीनरीज हम यूज कर रहे हैं, नॉट फॉर सेल, फॉर एज अ फिक्स एसेट्स, ठीक है। या फिर लैंड एंड बिल्डिंग्स है, राइट, या एक्सेट्रा, ऐसी कुछ एसेट्स हमारे पास हैं जो कि फिक्स नेचर की हैं। किस नेचर की हैं? तो भैया इनके ऊपर अगर मैं चार्ज क्रिएट कर रहा हूँ, इनके ऊपर अगर मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, तो उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे बच्चों, फिक्स्ड चार्ज। क्या बोलेंगे जी, फिक्स चार्ज। क्लियर है? और इफ हम टॉकिंग अबाउट क्या बेटा, जैसे हमने ना कुछ गुड्स प्रोड्यूस करे हैं जो कि हमारे लिए स्टॉक है, क्या बेटा, अब यार ये स्टॉक तो भैया डेली बेसिस पे कम होगा ज्यादा होगा, फ्लोट कर रहा है ना, चेंज हो रहा है। हाँ, तो मान लो मैं इसके ऊपर क्रिएट कर रहा हूँ क्या, चार्ज। तो सर जो चार्ज इसके ऊपर क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग चार्ज। क्या बोलेंगे बेटा? समझ में आया? तो बेसिक आइडिया ये है बेटा, एक ऐसी एसेट जो फिक्स है और उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करा जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फिक्स चार्ज। ठीक है। और अगर कोई फ्लोटिंग एसेट्स है, फ्लोटिंग एसेट मतलब जैसे कि स्टॉक, इसके ऊपर अगर हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, फ्लोटिंग चार्ज। देखो,
हो गया दोस्तों। चलिए, अब इसने एक डिफरेंस दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। पहले क्या कह रहा है बेटा? लीगल चार्ज। ये एक तरह से इक्विटेबल चार्ज है, क्या बेटा? यहाँ पर हम सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में। स्पेसिफिक मतलब जो फिक्स प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं बेटा एक ऐसी प्रॉपर्टी में जो फिक्स नहीं है, राइट, डोरमेंट रहती है अनटिल फिक्स्ड और क्रिस्टलाइज। याद है मैंने बोला था एक वर्ड, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स चार्ज। तो जब तक कन्वर्ट नहीं कर लोगे तब तक वो क्या है? फ्लोटिंग एसेट्स है, क्या है बेटा? इसको कहते हैं इट इज क्रिएटेड टू कवर एसेट्स विच आर असर्टेन एंड डेफिनिट एंड आर कैपेबल बीइंग असर्टेन एंड डेफिनिट। मतलब एक ऐसी एसेट्स है जिसको हम डेफिनिट बना सकते हैं, जो कैपेबल बीइंग क्या है बेटा? और ये है वेरिएबल प्रॉपर्टी, क्या है बेटा? वेरिएबल प्रॉपर्टी, ठीक है। कहते हैं इट इज क्रिएटेड फिक्स एसेट्स के ऊपर, और ये क्रिएट होती है किसके ऊपर बेटा? फ्लोटिंग एसेट्स के ऊपर, ठीक है। ये इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है किससे ऊपर बेटा? फ्लोटिंग के ऊपर प्रायोरिटी किस वजह से? मान लो इसमें कोई प्रायोरिटी का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं जब मॉर्गेजर यानी कि कंपनी कैन नॉट डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ कोर्स, इन प्रॉपर्टी का तब तक डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो जब तक आप कंसेंट ना ले लो। और ये क्या है? ये फ्री होता है बेटा, यहाँ पर आप प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दो। डिस्पोज मतलब सेल कर सकते हो, क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन रिगार्डिंग फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। सर अभी हमने लीगल प्रोविजन शुरू नहीं किया है दोस्त, ये एक बेसिक चल रहा है। क्या चल रहा है? अब आता सर ये कंडीशंस के बेसिस पे परिपासु चार्ज क्या होता है, एक्सक्लूसिव चार्ज क्या होता है, फर्दर चार्ज क्या होता है। देखो, अंडर दिस चार्ज इज शेयर्ड बाय मोर देन वन लेंडर इन द रेशियो देयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, द प्रायर कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग चार्ज होल्डर इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। सुनो, एक एग्जाम्पल, मान लो एक कंपनी है, ठीक है। अब कंपनी ने बच्चे लोन लिया हुआ है तीन लोगों से, ए, बी और सी से, ठीक है। बोलो जी। हाँ, तो मान लो इन्होंने कंपनी को लोन दिया है 1 CR का, इन्होंने दिया है 2 CR का, और इन्होंने दिया है 3 CR, ठीक है। दिस इज लोन गिवन टू कंपनी बाय दिस। अच्छा, ये सारे कौन हो गए? लैंडर्स हो गए, दीज और कंपनी क्या हो गई? अब कंपनी बेटा इनके बिहाफ में क्रिएट कर रही है चार्ज इन अ सेम प्रॉपर्टी। मान लो कंपनी की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और उसी एसेट्स पे इन्होंने क्या कर दिया है? चार्ज क्रिएट कर दिया। बट चार्ज क्रिएट करने से पहले वो कंसर्न ऑब्टेन करेगी किससे बेटा? जो भी उसका एग्जिस्टिंग चार्ज होल्डर होगा। वो जैसे मान लो सबसे पहले लोन दिया था ए ने, हाँ, अब बी से लोन ले रहे हैं, और बी के लिए भी चार्ज क्रिएट कर रहे हैं उसी प्रॉपर्टी पे, इसके लिए ए के लिए किया था। नहीं आ रहा समझ? तो बट वो करने से पहले आप ए की क्या ले लेना? कंसर्न ले लेना। अगर उसने कंसर्न दे दी तो आप क्या करोगे बेटा? सुनो 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 सुनो, वो कह रहा है सर परिपार्श्व का मतलब होता है इन सबको क्या ट्रीट करोगे आप? सेम, इक्वल ट्रीट करोगे, क्या करोगे? हाँ, बट पेमेंट इनके रेशियो के हिसाब से होगी जो इन्होंने पेमेंट कर रखा है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं सेम प्रॉपर्टी में मल्टीपल लोगों के लिए चार्ज क्रिएट कर रहा हूँ, उसको क्या बोलूंगा? परिपासु। नहीं आया सर समझ? आ गया? आगे देखो, सिक्योरिटी अंडर द एक्सक्लूसिव चार्ज इज प्रोवाइडेड टू द, क्या लिखा हुआ है? पर्टिकुलर लेंडर ओनली। मतलब सिंपल सी बात है, ओनली वन लेंडर यहाँ पे होता है। सुनो, मल्टीपल लेंडर्स होंगे तो परिपासु चार्ज, एक ही लेंडर होगा तो एक्सक्लूसिव चार्ज। फर्दर चार्ज क्या है देखो, कहता है विद द कंसर्न ऑफ फर्स्ट चार्ज होल्डर द पर्टिकुलर एसेट्स ऑन विच चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड मे बी प्रोवाइड टू अदर लेंडर एज अ सेकंड चार्ज, ठीक है। इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स फर्स्ट चार्ज होल्डर हैज अ राइट टू रिकवर हिज ड्यूज एंड बैलेंस रिकवर्ड बाय सेकंड चार्ज होल्डर। अब इसमें क्या है देखो, इसमें तो अपने परिपासों मान लिया, क्या मान लिया? बट इसमें क्या बोल रहा है जी? आप कर तो मल्टीपल सकते हो, बट जो फर्स्ट चार्ज होल्डर होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कि यहाँ पर परिपासो एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर जाके किसको मिलेगा? सेकंड। तो ये प्रायोरिटी पर बेस्ड होगा, किस पर बेस्ड होगा? इसी को बोलते हैं फर्दर चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? फर्दर चार्ज, लिख लो।
समझ आया जी? ओके। तो एक हो गया परिपासु चार्ज, एक हो गया एक्सक्लूसिव चार्ज, और एक क्या हो गया, फर्दर चार्ज। ठीक है। अच्छा, परिपासु और फर्दर चार्ज में डिफरेंस क्लियर है आपको? तो वहां पर परिपासु मतलब इक्वल ट्रीटमेंट मिल रही है। ओके 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 ओके। आया टॉपिक। इसी की बात कर रहे थे बेटा हम, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। देखो यहाँ पे ना कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज को, इसको बेटा, फ्लोटिंग चार्ज को हम कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? इनटू किसमें? फिक्स चार्ज में। कहने का मतलब क्या है? सर जो आपने ना चार्ज क्रिएट किया हुआ है फ्लोटिंग एसेट्स पे, आप वो एसेट फ्लोट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अब कुछ ऐसे सिचुएशंस हो चुके हैं जहां पर उसको फिक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? फिक्स। यानी कि मैं सिंपल क्या मतलब, मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं उसको बेच नहीं सकता हूँ। वो स्थिर हो गया, फिक्स हो गया। हाँ जी। तो सर ऐसा कौन सी सिचुएशन है जहां पे ऐसा हमें करना पड़ता है? देखिए, कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज एक ऐसी सिक्योरिटी है बेटा, राइट? तो दैट इज मॉर्गेज हो सकती है और लेन हो सकती है, एक्सेट्रा, दैट हैज एन अंडरलाइंग एसेट्स और ग्रुप ऑफ एसेट्स विच आर सब्जेक्ट टू क्या बेटा, चेंज इन क्वांटिटी और वैल्यू। मतलब हम एक ऐसे एसेट्स पे चार्ज क्रिएट कर रहे हैं जो चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है। कहते हैं इट इज अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर अ फंड ऑफ क्या बेटा, चेंजिंग एसेट्स ऑफ द कंपनी और अदर आर्टिफिशियल पर्सन। कहते हैं विच फ्लोट until the point at which convert into fixed charge। कहते हैं at which point the charge attach specific assets of the business। तो मतलब जैसे ही कन्वर्ट कर देंगे तो फिर एसेट चेंज नहीं हो सकती है, वो एक स्पेसिफिक एसेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? मतलब फिक्स एसेट्स। तो देखो, floating charge attached with the company's property generally and remain क्या बेटा, dormant till crystallize या become fixed। मतलब तब तक dormant रहता है जब तक ये fix या फिर crystallize ना हो जाए। Company has right to carry on its business with the help of these assets over the floating charges has to be created till the happening of some event and determine the rights। मतलब कुछ इवेंट, ये कुछ बेसिक सिचुएशंस हैं जहां पर फ्लोटिंग चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सी, कहते हैं दिस कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स चार्ज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टलाइजेशन, कैन बी ट्रिगर्ड बाय फॉलोइंग इवेंट्स। सुनो, बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनना। पहला क्या लिखा हुआ है? बिजनेस ही बंद हो गया है जी। बिजनेस ही क्या हो गया है? यार एक बात बताओ, जब आपका बिजनेस ही बंद हो गया है, ठीक है, तो आप फिर अपन एसेट्स को बेच नहीं सकते हो जो फ्लोटेड एसेट्स हैं। क्या बेटा? वो फिक्स ऐसे बन जाएंगे, इंक्लूडिंग वाइंड अप, सीजिंग बिजनेस ऑपरेशन एज अ गोइंग कंसर्न प्रायर टू द वाइंड अप। मतलब देखो, गोइंग कंसर्न पता है ना, बिजनेस कंटिन्यू है, ठीक है, बट बिजनेस क्या हो रहा है, बंद नहीं हुआ है। सॉरी, वाइंडिंग अप नहीं हुई है कंपनी, बट बिजनेस बंद हो गया है। ठीक है। दैट इज द सिचुएशन, दोनों को बोलेंगे सी सेशन ऑफ बिजनेस। या फिर डिवेंचर होल्डर, क्या लिखा हुआ बेटा, इंटरवेंशन, इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ क्या बेटा, रिसीवर या फिर मैनेजर, टेकिंग पोजीशन द डिवेंचर होल्डर एंड ऑब्टेनिंग द इंजेक्शन ऑर्डर, कंपनी डीलिंग विद द चार्ज एसेट्स ऑफ द जनरली। मतलब यहाँ पे डिवेंचर होल्डर में इंटरवेंशन से, राइट, मतलब हमें डिवेंचर होल्डर को लग रहा है कि यार कंपनी हमारे साथ ना फ्रॉड कर रही है। क्या कर रही है? तो या फिर कुछ हमारे एसेट्स को बेचने की कोशिश कर रही है कि हमें नुकसान हो जाए। तो उस केस में मैं अपॉइंट करवा सकता हूँ किसको बेटा, रिसीवर को या फिर मैनेजर को, और वो सारी पोजीशन ले लेगा किसी बेटा, डिवेंचर होल्डर की, और कोर्ट से क्या लेके आ सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंजेक्शन ऑर्डर? पढ़ा होगा आपने जे जेल में। क्या कर देते हैं? इंजेक्शन मतलब क्या, रोक देते हैं? या कोर्ट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कंपनी एसेट बेचने जा रही है, मैं चला गया कोर्ट। कहाँ चला गया? एंड मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि यो ऑनर, कि जो मेरी प्रॉपर्टी है ना, इनको, कंपनी को रोको, कि अगर इन्होंने प्रॉपर्टी बेच दिया तो हमारा पैसा मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप स्टॉप करो कंपनी को फॉर डूइंग सच एक्ट, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन ऑर्डर। क्या बेटा? तो इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट समवन। क्या होता है बेटा? टू प्रिवेंट समवन, एक ऐसी एक्टिविटी जो उसे नहीं करनी चाहिए। समझ में आई बात? हाँ, तो यहाँ पर हम उसको प्रिवेंशन ऑर्डर लेंगे। क्या लेंगे बेटा? या फिर हैपनिंग ऑफ क्या बेटा, इवेंट, जो किस में लिखा था, डीड में लिखा हुआ है कि अगर ये इवेंट हो गए तो हमारा फ्लोटिंग चार्ज क्या बन जाए, फिक्स चार्ज। तो ये कुछ बेसिक केसेस हैं। यानी कि कितने केस हो गए बेटा? पहला, सी सेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस ही बंद हो गया साहब। दूसरा, डिवेंचर होल्डर ने इंटरफेयर किया और इंजेक्शन ऑर्डर ले आए बाय अपॉइंटिंग द मैनेजर एंड रिसीवर। और तीसरा, डीड में जो इवेंट लिखा था वही इनकर्ड हो गया है
तो इस केसेस में बेटा आपको अपने फ्लोटिंग चार्ज को क्या बनाना पड़ेगा बेटा? फिक्स चार्ज। समझ में आया? बोलो। शाबाश, शाबाश, शाबाश। इफेक्ट क्या होगा क्रिस्टलाइजेशन का? भाई आपने क्रिस्टलाइजेशन तो पढ़ लिया, अब इसका कुछ इफेक्ट भी तो होगा जी। क्या होगा इसका कुछ? देखिए, ऑन क्रिस्टलाइजेशन फॉलोइंग चार्ज कन्वर्टेड इनटू क्या बेटा? फिक्स चार्ज, सॉरी फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा इसमें ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, इट हैज प्रायोरिटी ओवर द सब्सिक्वेंट इक्विटेबल चार्ज एंड अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ऑफ कोर्स सुनो, अभी आपने पढ़ा, एक होता है फिक्स चार्ज, क्या होता है? चार्ज। एक होता है फ्लोटिंग चार्ज, क्या होता है? या हो सकता है कंपनी ने और भी कोई इक्विटेबल चार्ज क्रिएट कर रखे हो। क्या कर रखा हो बेटा? जैसा परिपार्श्व चार्ज क्रिएट कर रखा हो, फर्दर चार्ज क्रिएट कर रखा हो, या फिर ये भी हो सकता है कंपनी में कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स है। क्या है बेटा कुछ? कहते हैं सर जब कंपनी पेमेंट करेगी, कंपनी क्या करेगी? यू कैन से रीपेमेंट। क्या करेगी बेटा? सर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है? फिक्स चार्ज राइट। तो आपको तो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिल रही, बट सपोज कि अगर मैंने इसको क्रिस्टलाइज कर दिया, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? फिक्स में। तो ऑफ कोर्स इसको भी क्या मिलेगी? प्रायोरिटी अदर लोन्स। समझ रहे हो ना? अदर इक्विटेबल चार्ज जो होंगे, अदर जो सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन होंगे, उनको हमें क्या मिल जाएगी बेटा? अच्छा, फिर ये लिखा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर who have priority of the payment over the secured creditors in the winding up get priority over the claim of debenture having the floating charge। अब सुनो बेटा, ये चीज ना आपको अभी समझ में नहीं आएगी, मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। कंपनी की जो वाइंडिंग अप होती है ना, आईबीसी कोड के हिसाब से ना प्रेफरेंशियल ऑर्डर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कंपनी अपने पड़ा हुआ नेवी अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट, जब एसेट्स को रियलाइज करता है तो हमारे पास पैसा आता है। अब इस पैसे से पेमेंट सबसे पहले किसको करें? अब सुनो ध्यान से बेटा, तो वहां पे ना एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रेफरेंशियल ऑर्डर। जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन दोगे, क्या दोगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, राइट। फिक्स, फिर जाके इन चार्ज का नंबर आएगा। ठीक है, तो चार्ज बेटा उस सेक्शन को ओवरराइड नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय वर्ड? लिख लो बेटा। तो इनको मिल रही है प्रायोरिटी। किसको प्रायोरिटी मिलेगी बेटा? फ्लोटिंग चार्ज जो कि क्रिस्टलाइज है। ओके, ओके, ओके। शिवानी भूख लेके नहीं हो क्या? क्यों? यार बुक लाया करो, बिना बुक के कैसे होगा बेटा? क्योंकि मोस्टली चीजें तो बुक से ही कर रहे हैं हम लोग। मैंने लास्ट क्लास में बोला था आपको बुक ले जाना मैंडेटरी। हम्म। और नीरू आपकी बुक कहाँ है? कहीं से बेच के खजूर खा। इसको तो मारूंगा सीधे। पहले से वो सर आपको पता है वो कितनी भारी है, तो तुमसे एसबीआई पढ़ना था प्लीज। यहाँ लाके समझ नहीं सकते थे। यहाँ ही रख दूंगा। हाँ, और क्या? फिर नहीं तो यही हो। मैं इतना बात तो खा रही है। हो गए? देखिए बहुत पढ़ लेना। ये लिखा हुआ देखो, कह रहा वेदर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैविंग द प्रायोरिटी ऑफ द फ्लोटिंग चार्ज, तो कह रहा है यस। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को क्या मिलती है बेटा? प्रायोरिटी मिलती है। लो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। देखो क्या लिखा हुआ, यस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हु हैव प्रायोरिटी फॉर पेमेंट ओवर द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन द वाइंडिंग अप गेट प्रायोरिटी ओवर द क्लेम ऑफ डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। तो इन फ्लोटिंग चार्ज से बेसिकली हमें क्या मिलता है बेटा? प्रायोरिटीज मिलती है भाई। ये रीड कर लेना यार, मॉर्गेज एंड चार्ज एक्सेट्रा, ठीक है। एंड अगेन दिस, ये डिफरेंस सारा पढ़ लेना आपको, ठीक है। चलिए, ये है सिचुएशन। क्या लिखा हुआ है अब जरा सुनो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। रजिस्ट्रेबल चार्ज, यहां से आपका लॉ शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ना ये कहता है कुछ चार्जेस को रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है और कुछ चार्ज को रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी नहीं। आपके पास ऑप्शन है, करो तो ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, ठीक है।
तो देखो कहते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 16 जिसको हम रेड करेंगे किसके साथ, सेक्शन 77 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर चार्ज क्रिएटेड बाय वे ऑफ एवरी काइंड ऑफ इंटरेस्ट या लेन इंक्लूडिंग नेगेटिव लेन ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो या अदरवाइज, ठीक है, ऑफ द कंपनी सिक्योरिटी इंक्लूडिंग द मॉर्गेज। द सेक्शन डज नॉट लिस्ट डाउन द टाइप ऑफ चार्ज जिसको रजिस्टर करना है। अनलाइक 125, मतलब जो पहले वाला कंपनी चेक था ना, वहां पर एक लिस्ट बता रखी थी किस किस को रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। बट यहाँ पे एज सच कोई लिस्ट हमें नहीं दी हुई है। बट हाउएवर बाय एडिंग द फोर्थ प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एम्पावर्ड टू क्या बेटा, सर्टेन चार्ज अंडर सेक्शन 77 इज नॉट मेड एप्लीकेबल। मतलब नीचे दिए गए मैटर को आपको रजिस्टर्ड करना क्या है बेटा, मैंडेटरी। क्या बेटा, मैंडेटरी है। देखो द फॉलोइंग इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ चार्ज टू बी रजिस्टर्ड विद रजिस्टर। अब जरा इन पॉइंट्स को देख लेना, किस किस सिचुएशन में चार्ज को रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, अगर चार्ज क्रिएट है फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग क्या बेटा, डिबेंचर या डिपॉजिट, ठीक है। चार्ज क्रिएट कर रहे हो किसको बेटा, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। अच्छी बात हो, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल एक तरह के एसेट्स है नहीं। हाँ, वी हैव अ राइट टू क्या बेटा, रिकवर दिस मनी। तो उस पे भी हम अगर हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं तो बेटा वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। या फिर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो किसके ऊपर, नेम और प्रॉपर्टी, चाहे वो सिचुएटेड है या फिर एनी इंटरेस्ट देयर इन द इंक्लूड मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड्स, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अच्छा फिर कह रहा है अ चार्ज ऑन एनी बुक डेट ऑफ द कंपनी, असाइनमेंट ऑफ द बुक डेट एज अ सिक्योरिटी इज कवर्ड। बुक डेट क्या होता है भैया, अकाउंट्स वाले बच्चों को बताओ, बुक डेट, बुक डेट क्या होता है, पता नहीं है। ओहो, अच्छा आप लोगों ने बैड डेब्ट्स तो पढ़ा होगा। ये पैसा क्या होता है ना, तो एक तरह से आपकी क्या है ये, एसेट्स है। तो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली क्या, बुक डेट्स। क्या बोलते हैं, तो इस बुक डेट्स के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। और अगर क्रिएट कर रहे हो तो उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अगला, कोई भी लेन आपने क्रिएट कर रखा है किसके ऊपर बेटा, सफरेट इस चार्ज ऑन बुक डेट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। या फिर आपने चार्ज क्रिएट करा है किसी भी मोबाइल प्रॉपर्टी के ऊपर, या फिर फ्लोटिंग चार्ज है अंडरटेकिंग एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड ट्रेड, इसके ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट करना। आज सुनो, चार्ज क्रिएट करो कॉल मेड बट नॉट पेड। भाई कॉल तो आपने मेड कर ली है बट अभी तक पेड नहीं हुई है, उस पर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो। या चार्ज क्रिएट करो किसी शिप पे या फिर किसी शेयर इन शिप, मतलब एक जहाज है उस पर आपका 50% शेयर है, तो उस शेयर पे आप क्या कर रहे हो, चार्ज। या फिर पूरा शिप आपका है उस पर आप क्या कर रहे हो बेटा, चार्ज रेट, तो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। बोलो यार। हाँ, अगला, कहते हैं सर अगर इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, पेटेंट, लाइसेंस अंडर द पेटेंट ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इस पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। बोलो जी। हाँ, चार्ज है, असाइनमेंट है इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर, समटाइम कंपनी का इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस भी तो मेरी एसेट्स है ना। हाँ, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, हाँ जी, ऑल एंड एवरी काइंड ऑफ प्लेज मार्जिन मनी इंक्लूडिंग शेयर्स एंड प्लेज। तो इसके ऊपर भी हम अगर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं तो भी रजिस्टर करना पड़ेगा। लेन ऑन शेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के शेयर में क्या है बेटा, लेन्स क्रिएट करे गए हैं, तो इसके ऊपर भी हमें चार्ज क्रिएट करना। पर अगर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये है बेटा कुछ बेसिक मैंडेटरी सिचुएशन जहां पर मुझे चार्ज क्रिएट करना मैंडेटरी है। अगेन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ क्या करना है, रीड करना है। वैसे एग्जाम के लिए भी इतना खास इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड सेक्शन 77, 78, 17। पहले मुझे बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत, को परेशान, क्योंकि अब हम थोड़ा नोट्स भी बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो बिना नोट्स के समझ में वैसे भी तुम्हारे नहीं आएगा। इधर देखो ध्यान से, तीन सेक्शन एक साथ पढ़ रहे हैं बेटा, एक क्या, एक क्या, एक क्या, 79, ठीक है। अभी हमने बेसिकली क्या पढ़ा, सुनो दोस्त, कहते हैं प्रिलिमिनरी सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 जो है ऑफ दैट एवरी कंपनी जो क्रिएट कर रही है क्या बेटा, चार्ज इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड द पर्टिकुलर ऑफ चार्ज साइन बाय कंपनी एंड इट्स चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर मतलब जो लेंडर है जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट करा गया है, टुगेदर विद इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज। मतलब आप लोगों ने जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करा है
जिसमें हमने चार्ज क्रिएट करा है, उस चार्ज को अब आप क्या कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो। सो दैट इज, उसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा सेक्शन 77 के हिसाब से। तो कहते हैं द लेजिस्लेटिव इंटेंट बिहाइंड द सेक्शन 77, इट एंश्योर द ऑल एनकम्बरेंस मेड बाय कंपनी। एनकम्बरेंस मतलब वही प्लेज या फिर चार्ज, वट एवर यू सेड, या मॉर्गेज, वट एवर, ठीक है, कंपनी ऑन इट्स प्रॉपर्टी या फिर एसेट्स या फिर किसी अंडरटेकिंग के ऊपर मेड पब्लिक। मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है बेटा, चार्ज क्रिएट हो रखा है। तो मतलब यहाँ पर सेक्शन 77 में एक बात बताओ ना यार, मैंने पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, उसको साइन करवा लिया, सब कुछ कर लिया, वो तो लीगली एक तरीके से। देन व्हाई आर यू सेइंग दैट कि आप इसको रजिस्टर्ड कराओ आरओसी से, ताकि आरओसी से रजिस्टर्ड करके पब्लिक को पता चल सके कि इस प्रॉपर्टी पे क्या क्रिएट कर रखा है। क्यों बताना है जी पब्लिक को, व्हाई वी हैव टू इन्फॉर्म टू द कंपनी। अभी ना क्लास के बाद मुझे याद दिलाना कि मैं आपको ना कंपनी का मास्टर डेटा दिखाऊंगा, जिसमें चार्ज क्रिएट हो रखा होगा, क्या क्रिएट हो रखा होगा, और वो दिखता है अपने को, ठीक है, मैं बताऊंगा, मुझे बताना क्लास के बाद, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर क्यों, ताकि पब्लिक अगर आपसे प्रॉपर्टी खरीदे उसको पता रहे भैया इस एसेट्स पे क्या क्रिएट हो रहा है, चार्ज, कि कल को किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सके वो, ठीक है। आगे देखो, दिस इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। एक तो लेंडर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे, टू इंश्योर द एसेट्स बीइंग ऑफर्ड सिक्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटी एंड नॉट बीइंग ऑलरेडी इंक्योर्ड, ठीक है। कहते हैं वंस चार्ज रजिस्टर्ड, एक बार चार्ज रजिस्टर हो गया, ये पब्लिक डोमेन में आ जाता है, कहाँ जाता है बेटा, एंड लेंडर कैन वेरीफाई डिटेल ऑफ द फाइनेंशियल फैसिलिटीज ऑब्टेन बाय एंड चार्ज क्रिएटेड इन द प्रॉपर्टी ऑफ द एसेट्स ऑफ इफ अंडरटेकिंग। ऑब्वियसली बात है, तुम लोन दे रहे हो, क्या दे रहे हो, कंपनी बेटा एक ऑलरेडी क्रिएटेड प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रही है, तो तुम्हें तो पता लग जाएगा ना भाई, इस पे तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हो रखा है, तुम दोबारा क्यों क्रिएट करो, क्या तुमने उससे कंसर्न लिए, क्या इसकी इतनी वैल्यू है कि ये दोनों का डेट पे कर सके। तो वो चीजें आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो दिस सेक्शन सर्व टू फोल्ड पर्पस, प्रिवेंटिंग द कंपनी फ्रॉम कैपिटल simultaneously borrowing the same asset without the notice of previous lender, ठीक है, and the providing clear information to new lender about the status of assets। ये तो एक बेसिक सिचुएशन इसने बता दिया कि रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत क्यों है। हमने नहीं पढ़ा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्यों है, ये बता दिया जी। बोलो रे। तो कह रहा है सर, प्रोविजन ऑफ एप्लीकेबल टू रजिस्ट्रेशन चार्ज अंडर सेक्शन 77 शैल बी mutatis mutandis अप्लाई इन द मॉडिफिकेशन एज वेल। सर दो चीज होते हैं, एक तो क्रिएशंस है और एक मॉडिफिकेशन है, क्या बेटा, एक क्रिएशंस है और एक मॉडिफिकेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिएशंस एंड मॉडिफिकेशन? क्रिएशन मतलब जो फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रहा है, मॉडिफिकेशन मतलब जो आप बार बार क्या कर रहे हो, उसमें चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। अब सर, इट इज ड्यूटी टू एवरी creating and modifying क्या बेटा, charge to register the particular of charge together with the instrument, if any, creating such charge in form on the payment of the fees such manner as may be prescribed with the register। रजिस्ट्रेशन का रूल्स है बेटा हमारे पास, रूल 3 सब रूल 1 ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफ चार्ज रूल टोटल प्रिस्क्राइब द बेसिक सिचुएशन। देखो, चार्ज आपने क्रिएट कर रखा है इंडिया में या इंडिया से बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। चार्ज क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी एसेट्स और अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, वेदर टेंजिबल है इनटेंजिबल है, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। लोकेशन ऑफ एसेट्स, प्रॉपर्टी एसेट्स अंडरटेकिंग लोकेटेड इंडिया में, इंडिया से बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अच्छा, टाइम लिमिट कितना है, कहते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज टुगेदर विद द कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इफ एनी क्रिएटेड या मॉडिफाई किया गया है आपके द्वारा, तो उसको फाइल करोगे रजिस्टर को विद इन द पीरियड ऑफ कितना, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन या फिर मॉडिफिकेशन। फॉर्म है CHG 1 CHG 9। अब ये CHG 1 CHG 9 क्या है, विल अंडरस्टैंड, सुनो ध्यान से, ठीक, इसका चार्ट बनाएंगे बेटा, उसको समझेंगे ध्यान से, क्योंकि बिना चार्ट के तुम्हारे दिमाग से ऊपर से चला जाएगा। चलिए, अब कोई लिखेगा नहीं, पहले समझिए ध्यान से। तो सेक्शन, और इस चार्ट को ना थोड़ा ना वैसे बनाना ताकि उसमें चीजें ऐड भी कर सकें, ठीक है ना। सेक्शन 77, ठीक है, ध्यान सुनो। कहते हैं सर एक कंपनी है, क्या है बेटा, एक, अब सर इन्होंने, इस कंपनी ने लोन लिया, क्या लिया बेटा, लोन टेकन, या फिर कोई भी इसने डेट लिया, जैसे डिबेंचर इशू किया या फिर डिपॉजिट्स वगैरह किया, एंड इन्होंने क्रिएट किया चार्ज, क्या किया बेटा, चार्ज क्रिएट किया ऑन प्रॉपर्टी एसेट्स या फिर कोई भी अंडरटेकिंग के ऊपर, ठीक है, बोलो। हाँ, तो सर दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो जहां पर कंपनी लोन ले रही है, चार्ज क्रिएट कर रही है अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो सर फर्स्ट, फिर कहते हैं सर इस कंपनी को इरिस्पेक्टिव द फैक्ट्स,
कि आपने चार्ज कहाँ क्रिएट करा है, किस पे क्रिएट किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को फाइल करना पड़ेगा फॉर्म, फाइल एन एप्लीकेशन। क्या फाइल करना पड़ेगा बेटा? एक एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करने के लिए दो फॉर्म्स हैं। कितने फॉर्म्स हैं? एक है फॉर्म CHG1, कौन सा फॉर्म है? और एक है फॉर्म CHG9। ठीक है। सिर्फ दो अलग अलग फॉर्म क्यों है? एक है CHG1, कहते हैं ऑल अदर केसेस। क्या कहते हैं बेटा? ऑल अदर केसेस। या फिर इसको ना ऐसे लिखो, CSG9 में लिखते हैं पहले। ये होता है इन केस ऑफ डेविंचर। क्या होता है? मतलब अगर कंपनी ने डेविंचर इशू किया है तो उसको कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? अच्छा, तो इसको बोलेंगे इन केस अदर देन डेविंचर। समझ में आ रहा है? यानी कि सर दो फॉर्म फाइल हो रहे हैं, एक क्या हो रहा है? CHG1, एक क्या हो रहा है? CHG9। अच्छा, ये फॉर्म हम किसको फाइल कर रहे हैं? ऑफ कोर्स रजिस्टर ऑफ कंपनी को। किसको फाइल कर रहे हैं बेटा? अच्छा सुनो, ये सर जो एप्लीकेशन है ना, ये आपकी फाइल हो जानी चाहिए विद इन 30 डेज। कितने दिन के अंदर? अच्छा, 30 दिन कहाँ से? फ्रॉम क्रिएशन, या फिर अगर कोई मॉडिफिकेशन किया है तो वहां से। किस चीज को? चार्ज को। भाई जिस दिन आपने चार्ज क्रिएट किया और जिस दिन आपने चार्ज में कुछ मॉडिफिकेशन किए, तो वहां से यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्यों फाइल करो बेटा? रजिस्ट्रेशन के लिए। किसके लिए? दो फॉर्म में एप्लीकेशन जा रहा है, एक किसमें? CHG1 में, और एक क्या? CHG9। CHG9 किस लिए बेटा? अगर आप डेवेंचर इशू कर रहे हो, सिक्योर डेवेंचर इशू कर रहे हो तो। और अगर अदर देन डेवेंचर है तो CHG1 में किसको फाइल करोगे? ROC को। समझ में आया? कॉपी करो। अच्छा, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, एक सेकंड। इस एप्लीकेशन में आपको अटैच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो कि इंस्ट्रूमेंट आपने साइन किया है। इंस्ट्रूमेंट मतलब बेटा एक डॉक्यूमेंट। ठीक है। एक डॉक्यूमेंट आपने क्या किया बच्चे? साइन किया है। और ये डॉक्यूमेंट में साइन किस किस के होंगे? कंपनी, हाँ, और चार्ज होल्डर के। ठीक है। अब लिखो। क्या कहते हैं? क्या? मतलब समझा नहीं।
कि किसी की शादी हो जाए और उसकी एनिवर्सरी हो, उसको सोशल मीडिया पे डालना जरूरी है? हैप्पी एनिवर्सरी। समझे नहीं तुम? हाँ, आपस में तो विश कर सकते हो दूसरे को। वो दिखाएंगे ना कि हैप्पी एनिवर्सरी विपिन जी किसको ये ऐसे मतलब सोशल मीडिया में विश करने का मतलब क्या है? जब आपस में कर लो विश। दूसरों को पसंद नहीं हमारी एनिवर्सरी है कैसे विश आएगा वो हमने ये गिफ्ट दिया अपनी वाली को काम नहीं होनी चाहिए था जब आपको मिलेगा आप भी हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी मिला वो पाएगा तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। तो हाइड कर दोगे वो अलग बात है ना तेरे बच्चों ने निकाल इट्स अ पास अच्छा, यहाँ तक लिखा? नहीं नहीं। नहीं जल्दी करके, नालायक। सो रही थी क्या तुमसे? एनिवर्सरी विश करें किसको एनिवर्सरी विश पागल वाला तो नहीं है सर नहीं लिखा मैंने थोड़ा वेट कर लो, अभी वापस आएंगे। जो है सर मैं नहीं करती ऐसे लोगों सुनो, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। हेलो, 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 हेलो। टकला ऐसे ठीक है, अभी देखो। बस बस बस। द पर्टिकुलर ऑफ चार्ज नॉट फाइल्ड विद रजिस्टर विद इन 30 डेज। सुनो, अगर आपने 30 दिन के अंदर ये फाइल नहीं किया, when such creation or modification shall be filed in CSG1 या CSG on payment of additional fees या ad valorem fees in a manner as prescribed। अब सुनो ध्यान से, क्या होता है ना बेटा, इसमें दो सिनेरियोज हैं। एक जो पहले था, एक जो अब है। ठीक है, दोनों मैंने इसमें लिखे हुए हैं, आप दोनों समझिए। एडिशनल फीस किस हिसाब से देनी पड़ेगी? गेटिंग माई पॉइंट। एक तो जो नॉर्मल फीस है वो लगेगी लगेगी। अब कह रहा है अगर आपने 30 दिन से डिले कर दिया है, एडिशनल फीस क्या देनी वो है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। इन केस ऑफ चार्ज क्रिएटेड या मॉडिफाई बिफोर कमेंसमेंट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, कब आया था ये? 2019 में। राइट, विद इफेक्ट फ्रॉम 2 नवंबर 2018 विद इन कितना बेटा? 300 दिन ऑफ सच क्रिएशंस और 6 मंथ फ्रॉम द दिस पर्टिकुलर डेट एज द केस में भी फॉलोइंग एडिशनल फीस लगेगी आपके ऊपर। मतलब उस समय आपको कितना टाइम दिया गया था बेटा? 300 दिन। कितने दिन का? 300 दिन का टाइम है, बट उसमें भी कंडीशंस है। अगर सुनो, 30 दिन एक्सपायर हो गए हैं, उसके बाद 30 दिन के अंदर करते हो तो कितना एडिशनल फीस लगेगी? नॉर्मल फीस की 2 गुना। ठीक है, अच्छा। फिर 30 दिन से ज्यादा है बट आपको कितना है? 60 दिन। तो 4 गुना फीस लगेगी। 60 दिन से ज्यादा है, 90 डेज तक है तो 6 टाइम्स। और अगर 90 डेज से ज्यादा है, 180 दिन तक, फिर कितना? और अगर मोर देन 180 दिन है तो कितना? 12 टाइम्स। मान लो अगर नॉर्मल फीस 1000 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, 12 टाइम्स मतलब 12,000 फीस देनी पड़ेगा। राइट, तो मतलब ये क्या है, फीस का सिनेरियो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर आप डिले करते हो, क्या करना है बेटा? चार्ज को रजिस्टर्ड करने में। तो ये था पहले वाला सिनेरियो। अब देखो क्या है। इन केस ऑफ चार्ज क्रिएटेड मॉडिफाइड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट, मतलब इसके बाद कहते हैं कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? 60 दिन फ्रॉम सच क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस प्रिस्क्राइब बाय द रजिस्ट्रार applied application allows such registration to be made within the 60 days after the payment is। अगर आपने एडिशनल फीस की पेमेंट कर दिया तो 60 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं? चार्ज को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। भैया टाइम चेंज कर दिया पूरा। अब देखो क्या करें। अप टू 30 डेज, कितना बेटा? ऑफ डिले अप टू 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन। मतलब सुनो, मान लो आपने जिस दिन क्रिएट किया था या जिस दिन मॉडिफाई किया था, भाई आपको टाइम कितना दिया गया था? 30 डेज। कितना टाइम दिया गया था? आपने नहीं किया, इसलिए क्या कह रहा है? 60 दिन फ्रॉम दिस डेट, यानी कि 130 दिन मिल रहे हैं ना यार। हाँ, कितना टाइम फीस है? अगर स्मॉल कंपनी है तो 3 टाइम्स, अदर देन स्मॉल कंपनी है तो 6 टाइम्स। अच्छा, फिर कह रहा है सर, अब यहां से 90 डेज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें मतलब और जोड़ दो कितना? 30 दिन। फिर उस केस में 3 टाइम्स देना नॉर्मल फीस का, प्लस उसमें एडिशनल कितना लगेगा? 0.025% ऑफ द अमाउंट जो भी आपने सिक्योर्ड किया होगा उसका। समझ रहे हो बात को मैं क्या कर रहा हूँ?
जो अमाउंट क्या करा होगा, सिक्योर्ड। जैसे मान लो 1 करोड़ करा, तो 1 करोड़ का कितना परसेंट, 0.025। ये किसके लिए है, स्मॉल कंपनी के लिए। और अगर लार्ज कंपनी तो 6 टाइम है प्लस 0.05, जो अमाउंट आपने सिक्योर्ड करा रखा है उसका, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम यहाँ पे कितना है, 1 लाख, और यहाँ पर मैक्सिमम कितना है, 5। समझ आए। तो ये एडिशनल फीस है, क्या है ये, एडिशनल फीस है। आया कि नहीं आया। हमारे लिए इफेक्टिव कौन सा है आज के डेट में, ये वाला 60 दिन वाला। तो आपको मैक्सिमम कितना टाइम मिल रहा है, 60 डेज। कितना टाइम मिल रहा है बेटा। अच्छा, अब देखो आगे क्या लिखा। कहता है आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन द प्रोविजन रेस्ट्रिक्ट द एबिलिटी टू कंपनी टू रजिस्टर द चार्ज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ कितना बेटा, 120 दिन, रिजल्टिंग बियॉन्ड 120 दिन चार्ज कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। मतलब अगर 120 दिन से ज्यादा हो गए तो चार्ज आपका रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ रहा है। हाँ जी, फिर क्या कह रहा है देखो, 120 दिन कैसा होगा सर, भाई आप एक बताओ, 30 डेज तो नॉर्मल मिल रहा है आपको, फिर एक्स्ट्रा एक्सटेंशन कितनी मिल रही है, 60 दिन की, फिर एक्स्ट्रा कितनी मिल रही है, 90 डेज, टोटल कितने हो गए, 120 दिन। कितने हो गए, 120 दिन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है। हाँ, तो सुनो, तो क्या क्या कह रहा है, इन केस ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस और कंपनी शुड एंश्योर रजिस्टर्ड बिफोर 120 दिन, otherwise the entire purpose of registration of charge is transparent information in public domain will be defeated. This situation also deprived the genuine lender recover their dues, and this also given the wrong picture of the charge property of the company when third party takes search on MCA portal। मतलब सिंपल सी बात है भैया, 120 दिन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का मौका ही नहीं मिलेगा। पहले तो था 300 दिन का टाइम था, है ना, उसके बाद भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। बड़ा बिना ने बोल दिया भैया 120 दिन से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। 30 दिन नॉर्मल है और एक्स्ट्रा 90 डेज, 30 दिन प्लस 60 दिन, तो कितने हो गए टोटल, 120। ठीक है, तो 120 दिन से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप 120 दिन से ज्यादा टाइम चाहते हैं फिर वो अलाउड ही नहीं है साहब, समझ में आया। ये एक एग्जाम्पल है, इसको कर लेना आप थोड़ी देर में, ठीक है। क्या लिखा हुआ जी, अब सुनो, आपने आरओसी के पास एप्लीकेशन भेज दिया, किसका, चार्ज रजिस्ट्रेशन का। कितने दिन के अंदर, 30 दिन या फिर 120 दिन। हाँ। भाई 120 दिन से ऊपर तो अलाउड ही नहीं है। तब सुनो क्या करें, वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब आरओसी के, a copy of every instrument evidencing any creations or modification of charge required to be filed with the registrar under section 77, 78 or 79 verified as follow. Whether instrument or deed related to solely for the property situated outside India, the copy shall be verified by the certificate issued either under the seal or if any of the company or under hand of the directors or company secretary of the company, and कोई भी ऑथराइज पर्सन है उसके सिग्नेचर वगैरह उसमें होने चाहिए, ठीक है। देन द कंपनी हु इज इंटरेस्टेड द मॉर्गेज एसेट एसेट, whether where instrument or deed whether wholly or partially of the two property situated in India, the copy shall be verified by the किसके द्वारा, सर्टिफिकेट इशू बाय द हैंड ऑफ डायरेक्टर या फिर सीएस या फिर कोई भी ऑथराइज पर्सन, राइट, स्टेटिंग द ट्रू सेंस। तो उस व्यक्ति से हम क्या करेंगे बेटा, दैट इज चार्ज को वेरीफाइड करवाएंगे। क्या करेंगे बेटा, चार्ज को वेरीफाई करवाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ रहा है, बोलो। हाँ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी प्रेजुडाइज एनी राइट। कहते हैं सेक्शन 77 सबसेक्शन स्टेट एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज शैल नॉट prejudice any right acquired in respect of any property before the charge is actually registered, which means that right of the former charger holder will not be affected in case of the creation of subsequent charge। मतलब अगर आप सेकंड टाइम चार्ज क्रिएट करो तो पहले वाले का राइट डिप्राइव नहीं होगा, ठीक है, उसके राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आया। पहले तो बोला सर वेरीफाई कराओ, क्या कराओ, वेरीफाई। किससे वेरीफाई कराओगे, कंपनी के डायरेक्टर से या फिर कंपनी सेक्रेटरी से या फिर जो ऑथराइज पर्सन है उससे, ठीक है। बोलो बेटे। हाँ, और इन सम केसेस में जो चार्ज होल्डर है उसका ऑथराइज पर्सन भी क्या कर सकता है बेटा, वेरीफाई करेगा इसको, ठीक है। तो भाई पता तो हो ना आपकी प्रॉपर्टी है वहां पे, पता लगे प्रॉपर्टी है ही नहीं, उस पर चार्ज क्रिएट हो रहा है। सपोज मान लो आपने एसेट्स लिए, क्या लिया, अब जरा सुनना इस वेरिफिकेशन का क्या लॉजिक है। मान लो मैंने बोला कि मेरे पास ना एक बिल्डिंग है और उस पर मैं चार्ज क्रिएट कर रहा हूँ, और वो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है, आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे दो सिचुएशन से ध्यान से सुनना, इधर देखो, तो जो प्रॉपर्टी है, ये जो एसेट्स है, या तो वो सिचुएटेड कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, या तो सिचुएटेड कहाँ है, इन इंडिया। गेटिंग माय पॉइंट।
बोल भाई, सुनो, अगर आउटसाइड इंडिया है तो इसको, इस प्रॉपर्टी को, इसकी बात हो रही है, इस प्रॉपर्टी की, आपको क्या कराना है बेटा? वेरीफाइड। क्या कराना है? वेरीफाइड बाय, कौन करेगा वेरीफाई इसको? कंपनी का डायरेक्टर। कौन बेटा? डायरेक्टर। ठीक है? या फिर कंपनी सेक्रेटरी। कौन बेटा? कंपनी सेक्रेटरी। बोलो बच्चों। या फिर सुनो, सीएस के बाद क्या कर रहा है? ऑथराइज पर्सन। कौन बेटा? ऑथराइज ऑफिसर। किसका? चार्ज होल्डर का। किसका बेटा? चार्ज होल्डर का। या फिर एनी अदर पर्सन। कौन बेटा? एनी अदर पर्सन जो कंपनी से इंटरेस्टेड है। क्या बेटा? इंटरेस्टेड है, एनी अदर पर्सन। समझ में आ रहा है? अब देखो यार, आउटसाइड इंडिया है, आरओसी वहां थोड़ी जाएगा चेक करने के लिए, तो वहां तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? या फिर, और साथ के साथ वो ऑथराइज पर्सन जो किसका है? चार्ज होल्डर को भी तो एश्योर करना पड़ेगा। तो वो लिख के देगा हाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। या फिर कोई और पर्सन जिसको हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो कह रहा सर, अगर इंडिया में है, इंडिया में तीन अथॉरिटी सफिशिएंट है। पहला कौन? डायरेक्टर। दूसरा कौन? कंपनी सेक्रेटरी। तीसरा कौन? दैट इज ऑथराइज पर्सन ऑफ चार्ज होल्डर। ऑथराइज ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर। तो इनसे हमें वेरीफाई करवाना पड़ेगा, मतलब ये लोग सर्टिफिकेशन इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे? कि हाँ, जो प्रॉपर्टी जहां सिचुएटेड बताया था वहां पे सिचुएटेड है। वी वेरीफाइड इट, नाउ आरओसी कैन रजिस्टर द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? तो इनकी वेरिफिकेशन के बेसिस पे आरओसी क्या कर देगा बच्चे? आपके चार्ज को रजिस्टर्ड कर देगा। समझ में आया? लिख लो। और वेरिफिकेशन कराने का इंटेंशन क्लियर है ना? भाई हो सकता है प्रॉपर्टी सिचुएटेड नहीं है, आप उसको चार्ज क्रिएट कर रहे हो और आरओसी जाएगा नहीं। ऐसा तो आरओसी कितना विजिट करने पड़ेंगे उसको। हो गया? तो ये है बेटा वेरिफिकेशन। क्या है जी? अच्छा, फिर उसके बाद करा सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन नॉट प्रेजुडिस एनी राइट। मतलब अगर आप बाद में रजिस्टर्ड करा रहे हैं किसी और के नाम पे, तो पहले वाले का राइट उससे डिप्राइड नहीं होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी क्या कह रहा था? देखो, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टेन चार्जेस एज प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेंसी। देखो, कहते हैं जी सेक्शन 77 सबसेक्शन में स्टेट करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज शेल नॉट अप्लाई तो सच चार्ज एज में बी प्रेस्क्राइब द कंसल्टेंट विद आरबीआई। मतलब अगर आरबीआई के कंसल्टेंट के साथ कुछ हमने प्रेस्क्राइब किया हुआ है तो उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एम्पावर टू कंसल्ट विद आरबीआई, दे मे स्पेसिफाई सर्टेन चार्जेस ऑफ सेक्शन 77 नॉट एप्लीकेबल, देयरफॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सच चार्ज इज नॉट रिक्वायर्ड टू द आरओसी। मतलब फिर आपको आरओसी को रजिस्टर्ड कराना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो मतलब आपको एग्जामिशन दे दिया है। क्या दे दिया बेटा? एग्जामिशन दे दिया है। ठीक है? वो देखो ये लिखा है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। सुनो, अगर आपने सेक्शन 77 में चार्ज को रजिस्टर्ड नहीं किया, क्या नहीं किया बेटा आपने? चार्ज को रजिस्टर्ड नहीं किया, तो उस केस में कहता है जी, ऑल टाइप ऑफ चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी to be registered with ROC, whether they are non-compliant or not filed with the register of the company for registration, it shall be क्या बेटा? Void against the liquidator or any other creditor of the company। मतलब जब भी कंपनी इन फ्यूचर में लिक्विडेट होगी और आपको प्रॉपर्टी का क्या करना पड़ेगा बेटा? बेच के पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम आपको चार्ज मानेंगे ही नहीं कि आपका रजिस्टर्ड है, तो आपको क्लैरिटी ऑफ पेमेंट नहीं मिलेगा।
ठीक है, दिस डज नॉट हाउएवर मीन द चार्ज इज ऑल टुगेदर वॉइड एंड द डेट इज नॉट रिकवरेबल। डेट रिकवर हो सकता है बट वो जो चार्ज है वो वैलिड नहीं है साहब। ठीक है, सो लॉन्ग एज द कंपनी डज नॉट गो इनटू लिक्विडेशन चार्ज इज गुड इज में बी एनफोर्स। अगर कंपनी लिक्विडेशन में नहीं जा रही है तो चार्ज गुड है, आप उसको एनफोर्स कर सकते हो। बट अगर लिक्विडेशन में गई और लिक्विडेटर के पास आया तो वो आपको चार्ज होल्डर मानेगा ही नहीं, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है, और रजिस्टर्ड नहीं तो आपको पेमेंट की प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं पेमेंट नहीं मिलेगी, पेमेंट मिलेगी क्योंकि डेट तो दिया आपने, बट चार्ज के बेसिस पे जो प्रायोरिटी आपको मिलता वो सिक्योर्ड प्रायोरिटी आपको नहीं मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, वॉइड अगेंस्ट क्या है? वॉइड अगेंस्ट यानी क्रेडिटर है, दो लोगों के अगेंस्ट वॉइड है, पहला क्या? दूसरा, बाकी दूसरे क्रेडिटर्स भी नहीं मानेंगे भैया सिक्योर्ड है, हमसे पहले इसको पेमेंट आप नहीं करोगे, तो इन दोनों के एंगल से क्या बन जाएगा बेटा, ये वॉइड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बुझ ले कि नहीं बुझी? ये देखो नींद आ रही है, मोटी हो। अब सुनो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज एंड सर्टिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द चार्ज इन द सेक्शन 77 सब्सेक्शन 2 रेड विद दिस। कहता है रजिस्ट्रार शेल टू द कंपनी और द पर्सन इन हुज फेवर चार्ज क्रिएटेड बिलो द मेंशन। पहले क्या लिखा हुआ? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। CHG 2 में, और मॉडिफिकेशन केस में CHG 3 में। कहता है द सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्टर्ड वेदर इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज as the case may be shall be conclusive evidence that the requirement of this particular chapter and the rule made thereunder registration of charge and modification as may be complied। मतलब सुन, आपने अभी पढ़ा था ना यहाँ पे, आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करी थी किसको? रजिस्ट्रार। क्या फाइल करी थी? अच्छा सुनो, आपने एप्लीकेशन के साथ साथ एक अटैचमेंट और करनी है। क्या करनी है बेटा? एक अटैचमेंट और करनी, दैट इज वेरिफिकेशन लेटर। क्या बेटा? वेरिफिकेशन में वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, सॉरी, क्या जी? वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। ताकि अच्छा, इस वेरिफिकेशन किस चीज का कर रहे हो आप? प्रॉपर्टी का? नालायक हो। किसका? प्रॉपर्टी का या फिर एसेट्स का? चाहे इंडिया है, इंडिया से बाहर है, वो सिनेरियो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किन केसेस में सिचुएशन चलेगा। ठीक है, तो सर अब होगा क्या, यहाँ पे रजिस्ट्रार आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा। क्या करेगा? एग्जामिन। एग्जामिन द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन को एग्जामिन करने के बाद उसमें जो वेरिफिकेशन वगैरह है उन सबको देखने के बाद रजिस्ट्रार बेटा आपको इशू कर देगा सर्टिफिकेट। क्या कर देगा? इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या इशू कर देगा बेटा? यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो उसको ले चलते हैं थोड़ा सा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर आरओसी क्या कर रहा है बेटा? इशू इशू। क्या बेटा? सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या इशू कर रहा है? सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये दो फॉर्म में इशू होगा, एक CSG 2 में और एक CHG 3 में। टू मतलब ये होगा बेटा आपके क्रिएशन वाले में, किसमें? और CSG 3 मतलब मॉडिफिकेशन। अगर आप मॉडिफिकेशन का करवा रहे हैं तो सर्टिफिकेट किस में मिलेगा? CSG 3 में। और अगर आप क्रिएट करा रहे हो तो किस में मिलेगा? लिखो। सही है, अच्छे का असर हो रहा है धीरे धीरे। एग्जामिन द एप्लीकेशन। डन।
भैया बोलो भैया। तो सी एच कितने फॉर्म पढ़ लिए? चार। हाँ। पहला क्या? CSG1। सी एच जी वन, सी एच जी टू, सी एच जी थ्री, सी एच जी नाइन। सी एच जी वन में क्या है? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं अदर देन डिवेंचर। सी एच जी नाइन डिबेंचर। डिवेंचर के केस में। और अगर क्रिएशन में सर्टिफिकेट मिल रहा है तो, और मॉडिफिकेशन सर्टिफिकेट। अभी तो याद है, 2 दिन में भूल जाओगे फिर। ठीक है। ओके, क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इट्स सर्टिफिकेट, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ना। कल को अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो आपके पास वैलिड चार्ज है तो प्रायोरिटी क्लेम कर सकते हो। तो देखो, कहते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है सबसेक्शन 1 में और सर्टिफिकेट ले रखा है सबसेक्शन 2 में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज बिकॉज द इनिशियल वर्ड ऑन दिस नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग फोर्स, कहते हैं इट हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द कॉग्निजेंस ऑफ एनी चार्ज आइदर लिक्विडेटर अपॉइंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 if and only if registered and certificate जो सर्टिफिकेट इज इशूड एज पर द सेक्शन। ठीक है, बोलो। हाँ, तो however section 77 subsection will provide exemption to the is pregnancy under this subsection, it will not be prejudiced by any contract obligation of the repayment of the money secured by the charge even though it is not registered and certificate is no issue। मतलब इसका मतलब क्या है पूरा मैं आपको बताता हूँ। देखो ठीक है, चार्ज रजिस्टर्ड कर लिया तो अच्छी बात है, उसमें आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। पर अगर चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कंपनी को लिबर्टी मिलेगा पैसा पे नहीं करेगी, पे तो करना पड़ेगा। ये सेक्शन आपकी ऊपर कोई लिबर्टी नहीं दे रहा है कि अगर आपने चार्ज क्रिएट नहीं करा है तो आप पैसा पे नहीं करोगे, पैसा तो पे करना पड़ेगा। बट चार्ज में जो प्रेफरेंस मिलती है सिक्योर्ड क्रिएटर्स की वो आपको नहीं मिलेगी। तो यही सिचुएशंस है, समझ में आया? अगर रजिस्टर्ड करा ले तो वेल एंड गुड, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। पक्का? श्योर, चलो फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए